नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यह कहानी एक प्राचीन और खौफनाक किले की है, जहां एक रहस्यमयी तांत्रिक ने सदियों से लोगों की जान ली है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। जब शीतल, एक साहसी और निडर महिला, तांत्रिक का अगला शिकार बनती है, तो एक अनहोनी जंग शुरू होती है। विक्रम और उसकी टीम इस खौफनाक शक्ति का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। जब उन्हें एक रहस्यमय तस्वीर के पीछे छुपे राज का पता चलता है, तो वे एक ऐसे खौफनाक दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ता है। समय की कमी के साथ और तांत्रिक की शक्ति बढ़ती जा रही है। क्या वे शीतल को बचा पाएंगे? यह एक रोमांचक यात्रा है, जहां साहस, जादू और धोखे का संगम है। क्या होगा जब प्राचीन शक्तियां और आधुनिक नायक आमने सामने होंगे? घड़ी की टिक टिक बढ़ रही है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है, तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। वाह सर, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। ये ऊंची ऊंची इमारतें, हरे भरे पेड़ और कितना सुंदर किला है, एक जूनियर आर्टिस्ट ने विकास सर से कहा। तभी तो इस जगह को चुना है। वैसे तो राजस्थान में और भी कई किले हैं, लेकिन यह जगह बहुत शांत है और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं। हम लोग यहाँ पर आराम से शूटिंग कर सकते हैं, विकास ने कहा। विकास, जो अपने नए सीरियल की शूटिंग के लिए राजस्थान के जयपुर शहर आए थे, उन्होंने इस किले को चुना था। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही जगह को चुना है। तभी उनके कानों में कुछ लोगों की आवाज आई और उनकी बातें सुनकर विकास को एक धक्का सा लगा। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। लो फिरा गए नए मुर्गे अपनी गर्दन तुड़वाने। लगता है किसी बड़े शहर से आए हैं, वो भी इस जगह की जांच पड़ताल किए बिना, पहले आदमी ने कहा। तभी दूसरा बोला, जांच पड़ताल करते तो यहां आते ही क्यों? लेकिन चल, अपना क्या जाता है। उल्टा अच्छा है ना कि इन लोगों के यहां आने से अपने को काम मिल गया, दूसरे आदमी ने कहा। सही कह रहा है, पहला आदमी बोला। वैसे तो इस भूतिया किले की वजह से हमारे गांव के लोग यहां नहीं आते, खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। अब जब तक ये शहरी यहां रहेंगे, तब तक इनके काम करके अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। लेकिन हाँ, तब तक इस किले का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सही कह रहा है भाई, पता चलेगा तो ये अभी यहां से भाग जाएंगे, दूसरे आदमी ने कहा। और पहले आदमी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वे दोनों आदमी नहीं जानते थे कि उनकी बातें विकास ने सुन ली हैं और वह उनके पास आ चुका है। विकास के अचानक सामने आ जाने से दोनों डर गए और अपनी जगह पर खड़े खड़े ही कांपने लगे, क्योंकि वे दोनों समझ चुके थे कि विकास ने उनकी बातें सुन ली हैं। थोड़े कड़क अंदाज में विकास ने पूछा, अभी ये क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों इस किले के बारे में? वो सर, वो हम कुछ भी नहीं कह रहे थे सर, दोनों ने एक साथ कहा। उनकी बात सुनकर विकास को गुस्सा आ गया। उसने दोनों के कॉलर पकड़ लिए और गुस्से में पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, इस किले के बारे में क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? सच सच बताओ, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर चोरी के झूठे इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है। विकास की बातें सुनकर दोनों डर गए। पहले आदमी ने कहा, सर, हमें अंदर मत करवाइए, हम लोग बहुत गरीब हैं। इस किले की वजह से इस शहर में ज्यादा लोग नहीं आते, और जो एक बार आ जाते हैं वे मुश्किल से ही इस गांव की सीमा से निकल पाते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है साले? नया सीरियल में बना रहा हूं और तू नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। विकास ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसे हंसता देख दूसरा आदमी बोला, सर,
ये सच कह रहा है, ये किला श्रापित है, एक तांत्रिक का श्राप है। दिन में तो यह आपको अपनी तरफ मोहित करता है, लेकिन रात में यह भूतों का बसेरा बन जाता है और फिर हर रात वह आता है। बोलते बोलते दूसरा आदमी कांपने लगा। उसकी बात पहले आदमी ने पूरी की। हर रात वह तांत्रिक इस किले में तंत्र मंत्र करने आता है। हमारे पूर्वजों से हमने सुना है कि इस किले के राजा की बेटी बहुत सुंदर थी और एक दिन बाजार में उस तांत्रिक की नजर उस पर पड़ गई। वह तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने उसी वक्त राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसका प्रस्ताव स्वीकार करना तो दूर, राजकुमारी तो उसका चेहरा देखकर ही डर गई। दूसरा आदमी भी अब थोड़ा संभल चुका था। वह भी हिम्मत करके बोला, जैसे घर के बड़ों से सुना है, वह धूर्त काले रंग का था। उसकी लंबी लंबी जटाएं थीं। उसके गले में हमेशा एक मुंडमाला रहती थी जो अलग अलग जानवरों के सिर से बनाई गई थी, जिनकी वह बलि दिया करता था। कपड़ों के नाम पर वह केवल एक काली धोती पहनता था और उस पर भी हमेशा खून लगा रहता था। बलि दिए जाने वाले जानवरों और इंसानों का। क्या क्या कहा तुमने? इंसानों का खून? विकास ने एकदम हैरानी से पूछा। जी सर, उसके लिए जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं था। उसे तो बस सिद्धियां चाहिए थीं, ताकत चाहिए थी, ताकि वह इस दुनिया के साथ साथ भूत प्रेतों की दुनिया पर भी राज कर सके। कैसा पागल आदमी था वह! ऐसा भी कभी हो सकता है? विकास एक बार फिर से हंसने लगा। उस वक्त भी सब हंस रहे थे जब तांत्रिक ने राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि राजकुमारी भी तांत्रिक के मुंह पर हंसकर चली गई। तांत्रिक अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और किले में जा पहुंचा। वहां पर राजा पहले से ही गुस्से में थे कि उनकी फूल जैसी बेटी को उस तांत्रिक ने भरे बाजार में कैसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। तांत्रिक के किले में राजा के सामने पहुंचने पर राजा और भी भड़क गए। गुस्से से आग बबूला होकर राजा ने तांत्रिक को डांटते हुए वहां से जाने का हुक्म दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से राजा को मार डाला, है ना? हंसते हुए विकास ने कहा, देखो, ऐसी कहानियां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चलती हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। सच्चाई है सर, उनमें से एक आदमी ने कहा। जो भी हम आपको बता रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। अगर आप जांच पड़ताल करके आते तो यह सच्चाई भी आपको पहले ही पता चल जाती कि किस तरह उस तांत्रिक ने राजा, राजकुमारी और हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। विकास इस बार चुप हो गया और उसने बस यही पूछा, ऐसा क्या किया उस तांत्रिक ने? दूसरा आदमी बोला, राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को मांस खाने वाले कीड़ों के साथ जमीन में जिंदा गाड़ दो। सिपाहियों ने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे। जाते जाते तांत्रिक ने राजा को श्राप दिया, तुम यह सही नहीं कर रहे हो राजा। मैंने इतनी शक्तियां हासिल कर ली हैं कि मैं मरने के बाद भी वापस आ सकता हूं, लेकिन तेरी वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा श्राप है तुझे कि जिस वक्त मेरी मृत्यु होगी उस वक्त तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तेरी यह बेटी, जिसे अपनी सुंदरता का इतना अभिमान है, पागल हो जाएगी और अपने ही हाथों से अपनी सुंदरता को नष्ट कर देगी। उसने आगे कहा, तेरी प्रजा जो तुझे बहुत मानती है, वह यूं ही तेरे इस गांव में सड़ती रहेगी। वे मुश्किल से इस गांव से बाहर जा पाएंगे और मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं वापस आऊंगा राजा, अपना बदला लेने, इस किले को हासिल करने और तेरी बेटी को पाने। मैं वापस आऊंगा। उसके बोलते बोलते सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए और राजा के कहे अनुसार तांत्रिक को मांसाहारी कीड़ों के साथ जमीन में जिंदा ही दफना दिया। राजा को लगा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन वह गलत थे। तांत्रिक वाकई में बहुत शक्तिशाली था। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई उसी वक्त राजा को भी हृदयघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की यह हालत देखकर राजकुमारी बहुत घबरा गई और रोने लगी। तभी उसे तांत्रिक के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वह अपने कानों पर हाथ रखती, लेकिन फिर भी उसे तांत्रिक की हंसी सुनाई देती। इसका असर राजकुमारी के मस्तिष्क पर पड़ा और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने राजा की ही तलवार से अपने चेहरे पर जख्म देने शुरू कर दिए।
जब सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो राजकुमारी ने वही तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। इस तरह राजा, राजकुमारी और पूरी प्रजा तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गए। राजा का गांव भी इससे अछूता न रहा। गांव का कोई आदमी आज भी जब गांव से बाहर जाकर कुछ कमाने की सोचता है तो या तो वह गांव से बाहर जाने के कुछ दिन बाद मर जाता है या गांव में उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। हम सब यहाँ जो थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं उनके सहारे ही अपना जीवन काट रहे हैं, दोनों आदमियों ने कहा। उनकी बातें सुनकर विकास के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उन दोनों आदमियों के आगे कर दिए। अभी तुमने जो कुछ मुझे बताया वह सब यहाँ किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। बात का ध्यान रखना, अगर किसी को कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें उस तांत्रिक से भी भयानक तरीके से मरवा दूंगा। याद रखना। दोनों आदमी पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर पैसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने विकास से वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ विकास अलग ही सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहा था वह? क्यों विकास ने सब सच्चाई जानने के बाद भी उस किले को नहीं छोड़ा? क्यों उसने उन आदमियों का मुंह बंद करवा दिया? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? विकास के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य विकास का सहायक था, या यूं कहें कि विकास का दायां हाथ। विकास इस सोच में था कि उसे आदित्य को यह बात बतानी चाहिए या नहीं। वह इसी उधेड़बुन में था कि तभी टीम का शोर उसे सुनाई दिया। उन्होंने उस तरफ देखा तो विकास के सीरियल के दोनों लीड कैरेक्टर मिस्टर विक्रम और मिस शीतल आ चुके थे। विकास को लगा कि शायद यह सही वक्त नहीं है आदित्य को सब बताने का, इसलिए उसने सिरदर्द का बहाना बनाकर उसे टाल दिया और विक्रम और शीतल की तरफ बढ़ गया। हे विक्रम, हाउ आर यू मैन? विक्रम को कसकर गले लगाते हुए विकास ने पूछा। हर बार की तरह हैंडसम और बढ़िया, विक्रम ने शीतल की तरफ एक आंख मारते हुए कहा। मीट माय फियांसे शीतल। विक्रम ने आदित्य और विकास से शीतल का परिचय करवाया। शीतल से हाथ मिलाते हुए विकास ने कहा, मान गए तुम्हारी चॉइस को। तुम मेरे मनपसंद एक्टर हो और मेरे इस नए सीरियल के लिए परफेक्ट फेस भी हो, लेकिन हीरोइन के रोल की मुझे बड़ी टेंशन थी। कोई ढंग की लड़की मिल ही नहीं रही थी। खैर, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। शीतल इज परफेक्ट फेस फॉर राजकुमारी रत्ना कैरेक्टर। विक्रम और शीतल के आ जाने से शूटिंग शुरू कर दी गई और विकास के मन में जो किले के रहस्य को लेकर बातें चल रही थीं, वे शूटिंग के उत्साह में कहीं खो गईं। शाम का वक्त हो गया था। विकास ने देखा कि किला रहस्यमय तरीके से थोड़ा डरावना लग रहा था। फिर उसने सोचा कि उसने किले के बारे में इतनी बातें सुनी हैं, शायद इसलिए ऐसा लग रहा हो। तभी किसी लड़की की चीखने की आवाज से वह अपने ख्यालों से बाहर निकला। यह तो मोना के चीखने की आवाज है, एक व्यक्ति ने कहा। सभी लोग मोना की आवाज का पीछा करते हुए किले के उस हिस्से में जा पहुंचे जहां ना जाने का बोर्ड लगा हुआ था। विकास ने आंखों के इशारे से आदित्य को वह बोर्ड हटा देने को कहा। पहले तो आदित्य को समझ नहीं आया कि विकास ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए सभी की नजरें बचाकर वह बोर्ड वहां से हटा दिया। तभी एक कमरे में से चीखती हुई मोना बाहर निकली। उसके चेहरे पर कुछ घाव थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच मारी हो। पहले तो सभी डर गए, लेकिन फिर मोना के बाद अनेकों कबूतर उस कमरे से बाहर निकले। सबने यही सोचा कि इतने कबूतर एक साथ देखकर मोना डर गई होगी और उन्होंने भी मोना के चेहरे पर हमला किया होगा। कुछ हेल्पर्स की मदद से विकास ने मोना को वापस होटल भिजवा दिया। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो उसने आज के दिन की शूटिंग को रोक दिया और सारी टीम के साथ होटल वापस आ गया। क्या बात है विकास सर, आज आप ड्रिंक कर रहे हैं, वह भी इतनी ज्यादा? आप तो कभी भी शूट के पीरियड में ड्रिंक नहीं करते। आदित्य ने विकास के होटल रूम में आते हुए पूछा। कुछ नहीं आदित्य, बस थोड़ा सा तनाव हो गया था, इसलिए ही एक पैग ले लिया, विकास ने बात को छुपाते हुए कहा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आदित्य ने विकास की आंखों में देखते हुए कहा। विकास ने एक पल को सोचा कि वह आदित्य को सब कुछ बता दे,
लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं इसका असर उसके सीरियल पर न पड़े। वह कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिर से आदित्य को टाल दिया। नया सीरियल है ना, तो जरा सा तनाव है कि दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं। इतना कहकर विकास ने अपना पैक खत्म किया और आदित्य को सोने जाने को बोल दिया। आदित्य जानता था कि विकास कुछ छुपा रहा है, लेकिन इस वक्त उसने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और अपने रूम में चला गया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। मोना की चीखें तेज होती जा रही थी। यह उस कमरे में से ही आ रही थी जिसमें आज सुबह उस पर कबूतरों ने हमला किया था। मैं आ रहा हूं मोना, तुम्हें बचाने के लिए मैं आ रहा हूं। विकास लगभग चिल्लाते हुए मोना को दिलासा दे रहा था। वह पूरी हिम्मत के साथ उस रूम की तरफ भाग रहा था, लेकिन जितना वह उस रूम की तरफ भाग रहा था उतना ही वह कमरा उससे दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे मोना की चीखें सिसकियों में बदल गईं और फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियां भी बंद हो गईं। तभी एकदम से तेज आंधी आई और विकास को आगे का कुछ भी दिखना बंद हो गया। कुछ देर आंधी चलने के बाद जब उसे कुछ दिखाई देने लगा तो वह जहां खड़ा था वहीं खड़े खड़े गिर गया। उसकी आंखों के सामने मोना की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बेतहाशा जख्म थे और उसके पेट में एक लंबी तलवार थी जो उसकी कमर से बाहर निकल रही थी। तभी विकास की नजर उस कमरे पर पड़ी जहां कोई खड़ा था। लंबी लंबी जटाएं, धूर्त काला रंग, काला चोला और बेहद डरावना चेहरा। ये वही तांत्रिक था। विकास उसे देखते ही बेहोश हो गया। विकास सर, क्या हुआ आपको? विकास सर उठिए। विकास को लगभग झंझोड़ते हुए आदित्य ने उठाया। जैसे ही विकास की नींद खुली उसने अपने आप को पसीने से सराबोर पाया। सर, क्या हुआ था आपको? आप नींद में कसमसा रहे थे और टाइम भी इतना हो गया है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। शूटिंग स्टार्ट करने का भी टाइम हो चुका है, आदित्य ने कहा। मोना कहाँ है? विकास ने लगभग चिल्लाते हुए आदित्य से पूछा। आदित्य को विकास का यह व्यवहार अजीब लगा। उसने विकास से पूछा, सर आपको क्या हुआ है? मैं कल से देख रहा हूं आप कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब दो, विकास ने गुस्से में आदित्य से कहा। आदित्य, जो अब तक समझ चुका था कि विकास के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, ने ज्यादा कुछ न पूछते हुए कहा, कल उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उसे शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। डॉक्टर ने बोला है कि उसकी तबीयत में अब सुधार है, लेकिन वह किसी शॉक में है जिसके बारे में वह बता नहीं पा रही, और साथ ही उसे आराम की भी जरूरत है। आदित्य की बात सुनकर विकास का दिल बैठ गया। उसे जिस बात की आशंका थी वह सच होती हुई नजर आ रही थी। मोना पर हमला किसी कबूतर ने नहीं, किले के तांत्रिक ने ही किया था। शीतल मैम, आज आपको एक राजकुमारी का गेटअप लेना है और विक्रम सर, आपको राजकुमार का गेटअप लेना है। शीतल मैम, आपको शीशे के सामने खड़े होकर श्रृंगार करना है और विक्रम सर दरवाजे पर खड़े होकर आपको देखेंगे। स्क्रिप्ट राइटर शीतल और विक्रम को आगे का सीन समझा रहा था। यह सब तो ठीक है, लेकिन आज विकास कहाँ है? सुबह से उसे नहीं देखा। वह तो सबसे पहले शूट पर आने वाला बंदा है और जहां तक मैं उसे जानता हूं उसने आज तक शूटिंग मिस नहीं की। विक्रम ने पास खड़े हुए राहुल से पूछा, जो आज विकास की जगह काम संभाल रहा था। पता नहीं विक्रम सर, सुबह आदित्य सर का फोन आया था कि वह और विकास सर आज शूट पर नहीं आ पाएंगे। विकास सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उनके पीछे से शूटिंग का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ही उनकी जगह आज मैं काम कर रहा हूं। राहुल ने विक्रम की बात का स्पष्ट जवाब दिया। शीतल, जो विक्रम और राहुल की बात सुन रही थी, कुछ सोचने लगी। वह बोली, विक्रम, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे कल वह होटल में भी कुछ परेशान लग रहा था। खैर, उसने अच्छा किया कि आज की छुट्टी ले ली। आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बेबी, तुम परेशान मत रहो, हमें अपना सीन अच्छे से शूट करने पर ध्यान देना है। कहते हुए शीतल ने विक्रम को गले से लगा लिया। वाओ, यह कमरा तो बहुत बड़ा है और कितना सुंदर भी है, धक्का ने एक कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसके पीछे आई उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया, मैम, सुना है यह कमरा इस किले की राजकुमारी का था। पूरे महल में यह कमरा सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। हाँ, वह तो दिख ही रहा है,
शीतल उस कमरे को देखते हुए कुछ ज्यादा ही रोमांचित होते हुए बोली, क्या बात है मैडम, लगता है आपको यह रूम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। विक्रम अब उस कमरे में आ चुका था। आते ही उसने नोटिस किया कि शीतल उस रूम में आकर खासी रोमांचित थी। शीतल ने बड़े उत्साह से विक्रम से कहा, विक्रम देखो ना, यहां इतनी सफाई नहीं है, फिर भी सब कितना सुंदर लग रहा है। इस झूमर को देखो, मन करता है इसके नीचे खड़े होकर जी भर कर नाचूं। और इस शीशे को देखो, साफ नहीं है लेकिन आपकी खूबसूरती को अच्छे से बयान करता है। इन खिड़कियों से कितनी अच्छी हवा आ रही है। और अरे अरे, बस बस यार, मुझे भी सब दिखाई दे रहा है। तुम तो ऐसे उत्साहित हो जैसे कि यह तुम्हारा ही कमरा है। विक्रम ने शीतल को बीच में ही टोकते हुए कहा। विक्रम, पता नहीं क्यों मुझे इस कमरे से एक लगाव सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। शीतल उस कमरे की दीवारों को हाथों से महसूस करते हुए बोली, यार तुम बचपन से ही घुमक्कड़ रही हो और अब तक न जाने कितने महलों में घूम चुकी हो। वैसे भी आई नो तुम्हें यह महल किले बहुत पसंद हैं, इसलिए तुम्हें आज भी यह कमरा जाना पहचाना सा लग रहा है। सभी महल एक जैसे ही तो होते हैं। विक्रम ने शीतल को समझाते हुए कहा। शीतल विक्रम की बात मान तो गई, लेकिन जब से वह इस कमरे में आई थी उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। एक अपनापन सा महसूस हो रहा था इस किले से भी और अब इस कमरे से भी। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद विक्रम सही कह रहा होगा। उसे यह महल और किले हमेशा से ही रोमांचित करते रहे हैं। शायद आज इसलिए ही उसे इस किले से भी अपनापन महसूस हो रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपना ध्यान उस कमरे से हटाकर शूटिंग की तरफ लगा लिया। मोना, तुम कैसी हो अब? विकास हॉस्पिटल में मोना के पास बैठा था। ठीक, हाँ हूं। मोना मुश्किल से ही बात कर पा रही थी। विकास जानता था कि मोना से इस वक्त बात करना सही नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि किसी को कोई नुकसान हो। इसलिए इस वक्त मोना से बात करना बहुत जरूरी था। क्या तुम मुझे बता सकती हो मोना कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? विकास ने बड़ा ही बेचैन होकर मोना से पूछा। उसका सवाल सुनकर मोना को जैसे झटका सा लगा। उसे जैसे कुछ याद आया हो जो वह भुलाना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसने कहने की कोशिश की, बा बा बाबा, जा जा जातू, टो टो ना। बस मोना इतना ही बोल पाई और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने विकास को जल्दी से मोना के कमरे से बाहर जाने को कहा और मोना का चेकअप करने लगे। विकास जैसे ही मोना के कमरे से बाहर निकला तो बाहर ही आधी खड़ा था, जिसकी आंखों में कई सवाल थे। विकास उन सवालों को आसानी से पढ़ सकता था। उन सवालों का जवाब देना ही उसने बेहतर समझा और किले और तांत्रिक से जुड़ी हर बात आदित्य को बता दी। शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उस कमरे को बिल्कुल ऐसा सजाया गया था जैसे वह सच में किसी राजकुमारी का कमरा हो। शीतल भी राजकुमारी का गेटअप ले चुकी थी और विक्रम भी राजकुमार बन चुका था। सीन में विक्रम और शीतल के पिता अच्छे दोस्त होते हैं और विक्रम शीतल का रिश्ता पक्का कर देते हैं। शीतल विक्रम को महल घुमाती है। उसके बाद उसे अपने कमरे में लेकर आती है, जहां वह शीशे के आगे बैठकर श्रृंगार करने लगती है और विक्रम खड़ा हुआ उसे प्यार से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप राजकुमार? शीतल ने बड़े प्यार से शीशे में पीछे खड़े राजकुमार से पूछा। मैं यह सोच रहा हूं कि आपको दर्पण देखने की क्या जरूरत है, आप तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं। विक्रम ने भी शीतल की आंखों में देखते हुए कहा। श्रृंगार कैसा हुआ है यह तो हमें दर्पण ही दिखाएगा ना, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है राजकुमार। कोई बात नहीं, जब तक आपका और मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक आप इस दर्पण का प्रयोग कर लीजिएगा। विवाह के पश्चात मेरी आंखें ही आपका दर्पण होंगी। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई। वह शीशे के आगे से उठकर राजकुमार के पास जाकर खड़ी हो गई। आप बातें तो बड़ी प्यारी करते हैं राजकुमार। शीतल ने विक्रम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं जीवन भर आपसे ऐसी ही बातें करना चाहता हूं राजकुमारी। अब और सब्र नहीं होता। जी करता है कि अभी आपको अपने देश ले जाऊं। शीतल पहले तो शर्मा गई,
फिर विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ सब्र कीजिए, वह वक्त भी जल्द आ जाएगा। विक्रम शीतल के और नजदीक आ चुका था। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। विक्रम ने शर्माती हुई शीतल का चेहरा ऊपर किया और उसके होठों की ओर अपने होठ बढ़ा दिए। बेखबर दोनों प्रेमी एक दूसरे में खोने ही वाले थे कि तभी कमरे में न जाने कहां से कबूतरों का झुंड आ गया। कबूतर अपनी चोंच से विक्रम पर वार करने लगे। सेठ पर एकदम से हड़बड़ी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने कबूतरों को काफी मशक्कत के बाद भगा दिया, लेकिन तब तक विक्रम काफी घायल हो चुका था। उसकी हालत देखकर शीतल वहीं बेहोश हो गई। क्या विक्रम पर हमला? आदित्य ने फोन पर बात करते हुए किसी से कहा, ठीक है, तुम उसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ, और हाँ, ध्यान रहे यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बस इसे एक हादसा समझकर सबके दिमाग से निकाल दो। फोन के दूसरी तरफ से जी सर की आवाज आई और आदित्य ने फोन काट दिया। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? विक्रम ठीक तो है ना? विकास ने घबराते हुए आदित्य से पूछा। विकास सर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। एक और हमला, और वह भी सिर्फ विक्रम पर। सिर्फ विक्रम पर से क्या मतलब है तुम्हारा आदित्य? और किस बात का डर था तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विकास अभी भी बेचैनी की हालत में ही बोल रहा था। सर, आप चाहे भूत प्रेत पर विश्वास करें या न करें, लेकिन मैं करता हूं, और मोना पर हमले के बाद मुझे यकीन था कि जरूर किसी न किसी और पर भी हमला होगा, और मेरा यकीन सच में बदल गया। आज विक्रम पर हमला हो गया। आदित्य ने विकास की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन सिर्फ विक्रम पर हमला हुआ, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आदित्य? विकास ने पूछा, जो आदित्य की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सर, उस कमरे में यूनिट भी मौजूद थी, लेकिन हमला सिर्फ विक्रम पर हुआ। यहां तक कि शीतल विक्रम के बहुत ज्यादा करीब थी, तब भी उस पर हमला नहीं किया गया। सिर्फ विक्रम को ही निशाना बनाया गया। आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा। देखो आदित्य, तुम ज्यादा सोच रहे हो। माना कि कुछ वक्त के लिए मैं भी डर गया था, लेकिन तुम खुद सोचो, इन सब में भूत प्रेत कहां है? मोना पर हमला कबूतरों ने किया, विक्रम पर हमला कबूतरों ने किया। एक ने विक्रम पर हमला किया होगा तो बाकी ने भी उसका अनुसरण किया। कमरे में मौजूद बाकी लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया होगा। और वैसे भी आदित्य, इन किले वगैरह में कबूतरों का कहीं ना कहीं छिपे होना आम बात है। मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। विकास ने यह बातें आदित्य से कम और खुद से ज्यादा कही थी। और मोना का बयान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे विकास सर? आदित्य का सवाल सुनकर विकास फिर से सोच में पड़ गया। मोना ने भी बाबा शब्द का इस्तेमाल किया था, और साथ वह तंत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहती थी। उसने कमरे में किसी बाबा को देखा था जिसने उस पर हमला करवाया। देखिए विकास सर, पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद शायद मैं सब जान चुका हूं। आदित्य ने विकास की तरफ देखते हुए कहा। क्या जान चुके हो तुम आदित्य? यही कि किले के तांत्रिक को शीतल चाहिए। आदित्य ने भी विकास की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। यही कि किले के तांत्रिक को शीतल चाहिए। आदित्य ने विकास की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। अब कैसे हो तुम? विक्रम के बेड के पास बैठी शीतल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? विक्रम ने प्यार से शीतल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मैं तो एकदम डर ही गई थी। पता नहीं वह कबूतर एकदम से कहां से आ गए। अरे, यह किले महल जैसी जगहों पर यह पक्षी होना आम बात है, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों किया? कमरे में और भी तो लोग मौजूद थे, और मैं तो तुम्हारे सबसे करीब थी। फिर सिर्फ तुम पर ही हमला क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वह तुम्हारी सुंदरता बिगड़ना नहीं चाहते थे। विक्रम ने मजाकिया लहजे में शीतल से कहा। विक्रम, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। शीतल के गायब हो जाने से सेट पर हड़कंप मच चुका था। सभी ने तांत्रिक को शीतल के पीछे खड़ा देखा था, लेकिन उन्हें यही लगा था कि वह कमल है। पर कमल तो अभी भी सेट पर ही था, तो शीतल कैसे गायब हो गई?
और उसे कौन ले गया था? सभी यूनिट के लोग डरे सहमे से आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। आदित्य और विकास अपना सिर पकड़कर बैठे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शीतल को वापस कैसे लाएं? उसे ढूंढेंगे कहाँ? और अगर ढूंढ भी लिया तो उस तांत्रिक का मुकाबला कैसे करेंगे? वहीं दूसरी ओर विक्रम, जो अभी इन सब से अनजान था, उसे कैसे संभालेंगे? उसे कैसे बताएंगे कि उसकी शीतल को किले का तांत्रिक ले गया है और न जाने वह उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन तभी आदित्य उठा और कहीं जाने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो आदित्य? हम शीतल को बिना ढूंढे इस किले से नहीं जा सकते। विकास ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदित्य ने विकास का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। मैं विक्रम के पास जा रहा हूं, उसे सब सच बताने। लेकिन विक्रम का सामना कैसे करोगे तुम? तुम उसका गुस्सा जानते नहीं हो, विकास ने परेशान होते हुए कहा। यह सब जानना उसका हक है। शीतल उसकी मंगेतर थी और सिर्फ हमारी गलती की वजह से वह उस तांत्रिक के कब्जे में है। आदित्य इस बार थोड़ा गुस्से में बोला। हमारी वजह से कैसे? विकास थोड़ा बौखलाहट के साथ बोला। आदित्य, जिसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और जो यह भूल चुका था कि सामने उसका बॉस विकास था, तैश में आकर बोला। मैंने तुम्हें बोला था विकास कि सच में कोई तांत्रिक है और हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने तुम्हें चेताया था कि तांत्रिक का असली निशाना शीतल है, लेकिन तुमने मेरी इस बात पर भी गौर नहीं किया। उल्टा शूटिंग भी रात के वक्त रखवा दी, जबकि सभी जानते हैं कि किसी भी किले में रात के वक्त नहीं रहना चाहिए। तुम शायद मोना पर हुआ हमला भी भूल गए थे। अपने इस सीरियल के आगे तुमने किसी की जान की परवाह नहीं की, न मोना की, न विक्रम की और अब शीतल की भी नहीं। आदित्य की बातें सुनकर विकास जैसे जड़ हो चुका था। तभी आंसू का एक कतरा उसकी आंखों के कोरों से गिर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कितनी भारी भूल हो गई थी उससे। उसे उसी समय इस किले को छोड़कर चले जाना चाहिए था जब स्थानीय लोगों ने किले के तांत्रिक के बारे में उसे बताया था। उल्टा उसने उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पश्चाताप की आग में जलते हुए ही उसने आदित्य से कहा, यह सब मेरी गलती है और इसे मैं ही सुधारूंगा। विक्रम को मैं खुद सारी सच्चाई बताऊंगा और शीतल को सही सलामत वापस भी लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। इतना कहकर वह विक्रम से मिलने हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। आदित्य भी उसके पीछे चल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की? शीतल मेरी मंगेतर है और मेरी जान भी। आज तुम्हारी वजह से मेरी शीतल की जान खतरे में है। उस तांत्रिक को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुम्हारा ही काम खत्म कर देता हूं। इतना कहते हुए विक्रम ने फलों की टोकरी में पड़ा चाकू उठाया और विकास की तरफ दौड़ पड़ा। नहीं विक्रम सर, रुकिए, अभी यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। शीतल मैम को बचाना ज्यादा जरूरी है, आदित्य ने बीच बचाव करते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम बीच में आ गए। इस विकास से ज्यादा गुनहगार तो तुम हो। जब तुम्हें पता चल चुका था कि वह तांत्रिक मेरी शीतल को निशाना बनाने वाला है, तो तुमने शीतल को उस जगह जाने से रोका क्यों नहीं? विक्रम ने आदित्य से पूछा। इस वक्त उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। विक्रम, यार, हमने सोचा था वहां से निकल जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड की वजह से हमें वहां रुकना पड़ा। अगर हम उस वक्त जगह बदल देते तो सब कुछ फेंक लगता और हम सबकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। विकास ने अपनी सफाई देते हुए कहा। वाह, क्या बात है। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे लिए तुम्हारा 2 कड़ी का सीरियल ज्यादा मायने रखता था ना? दूसरों की जान से भी ज्यादा। शर्म आती है मुझे यह सोचकर कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। इतना कहकर विक्रम ने जमीन पर थूक दिया। बात को बिगड़ते देख आदित्य फिर से बीच बचाव करने लगा और बोला, विक्रम सर, आपको हमें जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन अभी इन सब बातों के लिए यह वक्त सही नहीं है। हमें अभी शीतल मैम को बचाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में सहमति जताई। इसके बाद वे तीनों हॉस्पिटल से किले के लिए निकलने लगे। हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त
आदित्य को मोना का केबिन दिखा। न जाने क्या सोचकर वह मोना से मिलने चला गया। सारी यूनिट की सेफ्टी को देखते हुए विकास ने उन सभी को वापस होटल में भिजवा दिया था। वैसे भी वह अब किसी और की जान आफत में नहीं डाल सकता था। उसकी वजह से मोना और विक्रम पर पहले ही हमला हो चुका था और शीतल को तो वह तांत्रिक उठाकर ही ले गया था। ऐसे में वह खुद अब इस परिस्थिति से निपटना चाहता था, लेकिन आदित्य अब भी उसका दायां हाथ बनकर उसके साथ था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम भी अपनी शीतल की जिंदगी किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह भी किले में उस तांत्रिक को ढूंढने आया था। समझ नहीं आता कहां ढूंढे उस तांत्रिक को। किले का तो चप्पा चप्पा छान लिया है, विक्रम ने परेशान होते हुए कहा और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, शीतल मैम जब गायब हुई थी तो वह राजकुमारी के कमरे में थी। मेरा मतलब है जो इस महल की राजकुमारी का कमरा था वहीं शूट चल रही थी। कमरे के बाहर बहुत से यूनिट के लोग खड़े थे। ऐसे में यह मुश्किल है कि तांत्रिक शीतल मैम को कमरे से बाहर लेकर गया हो। तो तुम यह कहना चाहते हो कि कमरे में ही किसी रास्ते से वह तांत्रिक शीतल को लेकर गया है? विक्रम ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, विकास बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन हमने उस पूरे कमरे को खंगाल लिया है। वहां हमें कोई गुप्त रास्ता नहीं मिला और मैं उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता। न जाने क्यों वहां लगी वह बड़ी सी राजकुमारी की तस्वीर देखकर मुझे दहशत होने लगती है। राजकुमारी की तस्वीर? विक्रम और आदित्य एकदम से साथ में बोल पड़े। उनका मतलब समझते हुए विकास कहने लगा, कहीं तुम दोनों यह तो नहीं सोच रहे कि उस तस्वीर के पीछे कोई गुप्त रास्ता है? देखो, यह सब सीरियल में और फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए किले में ही तांत्रिक को कहीं ढूंढना चाहिए। ये किले के तांत्रिक भी तो फिल्मों में ही होते हैं ना, लेकिन अब असल जिंदगी में भी आ गया और मेरी शीतल को भी ले गया। तुम्हें साथ में आना है तो आओ, नहीं तो यहीं पर मेरा इंतजार करो, क्योंकि शीतल को वापस लाने के बाद मैं उस तांत्रिक से भी बुरा हाल तुम्हारा करूंगा, जिसकी वजह से आज हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। विक्रम ने चिल्लाते हुए विकास से कहा। विकास ने आगे कुछ भी नहीं कहा और विक्रम और आदित्य के पीछे पीछे उस कमरे में जाने लगा। तस्वीर के सामने पहुंचकर आदित्य विक्रम की तरफ मुड़ा। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। विक्रम ने आदित्य की तरफ देखे बिना कहा, देखो, मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए समय नहीं है। मुझे मेरी शीतल को जल्द से जल्द बचाना है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। सर, मुझे शीतल मैम और तांत्रिक के बारे में ही आपसे बात करनी है और इस वक्त यह बात करनी बहुत जरूरी है। विक्रम अब आदित्य की तरफ देखने लगा और उसे सुनने लगा। आदित्य ने कहा, सर, जब मुझे विकास सर से इस किले के तांत्रिक के बारे में पता चला तो मैंने सोचा इसके बारे में मुझे और जानकारी जुटानी चाहिए, इसलिए मैं इस गांव के लोगों से मिलने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि तांत्रिक आज भी राजकुमारी का इंतजार कर रहा है। उसने अपनी काली शक्तियों को राजकुमारी के पीछे लगा रखा था, जो राजकुमारी के हर जन्म लेने पर उसका पीछा करती थी और उसे किले तक आने को मजबूर करती थी। लेकिन इतनी सदियों में भी तांत्रिक कामयाब नहीं हो पाया। फिर मुझे पता चला कि शीतल मैम को बचपन से ही किलों और महलों से प्यार है। उस दिन शूटिंग के वक्त जब वह आपको अपना कमरा दिखा रही थी, तब उनकी आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी। उनके चेहरे पर एक नूर था, जैसे वह स्वयं ही राजकुमारी हो। तब मैं समझ गया था कि जरूर शीतल मैम का इस किले से कुछ कनेक्शन है। उसके बाद जब वह अकेले शूट कर रही थी, तब उन पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन आज अमावस्या की रात थी और आज ही वह तांत्रिक उन्हें लेकर चला गया। मेरे शक को और पुख्ता मोना ने कर दिया। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैं उससे कुछ और जानने के लिए मिलने गया था। अब वह सब कुछ बताने की हालत में थी, लेकिन डरी हुई थी। मेरे दोस्ताना लहजे में पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? विक्रम ने डरते हुए पूछा। उसने कहा था, जब मैं उस दिन उस रूम में गई थी तब मुझे वहां पर जादू टोने का कुछ सामान गिरा मिला। उस सामान में से एक अजीब सी महक आ रही थी। जैसे ही मैंने उस सामान को छुआ,
तभी उस कमरे में कहीं से एक बाबा प्रकट हो गया। वह वहां कैसे पहुंचा मैं देख नहीं पाई, लेकिन उसे देखकर मैं दहशत से भर गई। वह मेरी आंखों में देखने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उसकी आंखों में देखने से मैं जैसे अपने वश में नहीं रही और उसी जादू टोने के सामान से खुद को घेरने लगी। तभी बाबा ने जोर से कहा कि यह वह नहीं है, ये मेरी राजकुमारी नहीं है, इसे यहां से बाहर निकालो। और तभी हजारों कबूतरों ने एक साथ मुझ पर हमला कर दिया। मैं कमरे से बाहर आकर बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया। इसका मतलब विक्रम को बीच में ही टोकते हुए विकास बोल पड़ा, शीतल ही वह राजकुमारी है जिसका सदियों से यह तांत्रिक इंतजार कर रहा है और इसीलिए वह उसे अपने साथ ले गया है। विकास के कहने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। आदित्य ने विकास की मदद से राजकुमारी की तस्वीर को हटाया और उसके पीछे लगे दरवाजे को खोल दिया। विक्रम को कुछ पता नहीं चला। चलिए विक्रम सर, हमें शीतल मैम को वापस लाना है। आदित्य की बात सुनकर जैसे विक्रम को होश आया, उसने पास ही रखी मोमबत्ती की लौ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, माता रानी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपनी शीतल को सही सलामत लेकर आऊंगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। इतना कहकर विक्रम उस दरवाजे से अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे आदित्य और विकास भी चल दिए। वह एक अलग ही दुनिया थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक तस्वीर के पीछे भी ऐसी दुनिया हो सकती है। घने पेड़, उन पर उल्टे लटके चमगादड़ और जगह जगह बिखरी इंसानों की हड्डियां माहौल को और भी दहशत भरा बना रही थीं। यह सब वही इंसान थे जो जाने अनजाने में तांत्रिक का शिकार हो गए थे। अभी वह लोग कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी कबूतरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वह सब इन चीजों के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी जेब में रखे लाइटर से एक टहनी में आग लगाई और उससे कबूतरों को डराने लगे। आग को देखकर कबूतर डर गए और दूर भागने लगे। अब वह तीनों हाथ में मशाल लिए ही आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक गुफा में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर विक्रम का दिल बैठ गया और वह वहीं गिर गया। आदित्य और विकास ने उसे किसी तरह उठाया। आदित्य ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वह तांत्रिक अभी शीतल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम इतने दावे के साथ यह बात कैसे कह सकते हो? यह सुनकर विकास ने हैरानी से पूछा। आदित्य ने अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, इसमें अभी 11 बजे हैं और जहां तक मैं जानता हूं बलि हमेशा अमावस्या की रात को 12 बजे दी जाती है। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक चमक आ गई और वह बोला, इसका मतलब हमारे पास अभी 1 घंटा है शीतल को बचाने के लिए। हां, लेकिन यह ज्यादा वक्त नहीं है। हमें अभी उस तांत्रिक का सामना भी करना है। वह इतना शक्तिशाली है कि हमें आसानी से शीतल को ले जाने नहीं देगा। आदित्य ने परेशान होते हुए कहा, मैं राधिका को काल के मुंह से भी वापस लाने की हिम्मत रखता हूं। यह तांत्रिक तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जोश में आकर विक्रम ने कहा और वह उस उड़ते धुएं की दिशा में बढ़ने लगा। आदित्य और विकास भी उसके साथ चल दिए। जब वह लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से धुआं निकल रहा था तो सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस तांत्रिक ने लाल रंग से एक घेरा बना रखा था। उस घेरे के अंदर वह आंखें बंद करके बैठा था और उसके सामने जादू टोने वाली चीजें पड़ी थीं जिनमें से धुआं निकल रहा था। पास में ही शीतल हवा में झूल रही थी। वह बेहोश थी और उसका माथा लाल रंग से भरा हुआ था। यह सब देखकर विक्रम से रुका नहीं गया और वह शीतल के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस घेरे के पार कदम बढ़ाए वैसे ही उसे एक तेज झटका लगा और वह डर कर गिर गया। आदित्य और विकास ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनका भी विक्रम जैसा हाल हुआ। आदित्य ने अपनी घड़ी में समय देखा तो 12 बजने में केवल 15 मिनट रह गए थे। हमें इस घेरे को तोड़ना होगा किसी भी तरह, नहीं तो हम शीतल मैम को हमेशा के लिए खो देंगे। आदित्य ने लगभग रोते हुए कहा, पर हम उसे कैसे बचाएं? विकास ने परेशान होते हुए पूछा। मैं जानता हूं कि क्या करना है, कुछ सोचते हुए विक्रम ने कहा और विकास की तरफ मुड़कर कहा, तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल विक्रम,
लेकिन क्या यह सही वक्त है ये सब बातें करने का? अभी हमें शीतल को कैसे बचाना है इसके बारे में सोचना चाहिए। विकास ने विक्रम को समझाते हुए कहा, मैं शीतल को बचाने की तरकीब ही सोच रहा हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता हूं? तुम और आदित्य को इस तांत्रिक को तपस्या से जगाना होगा। इसके बाद इसका ध्यान अपनी तरफ करके किसी तरह इसे इस घेरे से बाहर लाना होगा। जितना मैंने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इसके घेरे से निकलते ही हम घेरे में प्रवेश कर सकते हैं। वो तो ठीक है विक्रम, लेकिन वह तांत्रिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम शीतल को बचाने जाओगे तब तक तो वह हमें मसल कर रख देगा। विकास दहशत भरे स्वर में बोल रहा था। और अगर मेरी शीतल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। विक्रम ने उसके कॉलर पकड़ते हुए कहा, तांत्रिक के हाथों मरोगे तो कम से कम प्रायश्चित करके मरोगे और नरक जाने से बचोगे। मेरे हाथों मरोगे तो तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होने दूंगा। आदित्य जो उनकी बातें सुन रहा था बीच में ही बोल पड़ा, अब बस 10 मिनट बचे हैं, तांत्रिक का ध्यान अपनी तरफ करता हूं। विक्रम सर, आप शीतल मैम को बचा लीजिए। इतना कहकर आदित्य ने विक्रम को छुपने का इशारा किया और शीतल के सबसे करीब वाले पेड़ के पीछे छिप गया। आदित्य ने विकास का हाथ पकड़ा और तांत्रिक की तरफ चल दिया। आदित्य ने हाथ में जो मशाल पकड़ी हुई थी, उसने वह मशाल उस जादू टोने के सामान के ऊपर गिरा दी। सब सामान धू धू करके जलने लगा। सब में तांत्रिक ने आंखें खोली और अपना सारा सामान जलते देखकर उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि भड़कने लगी। उसने आदित्य और विकास की तरफ देखा और बोला, मूर्ख इंसानों, यह क्या किया तुमने? मेरी सदियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिस पल के लिए मैंने सदियों इस किले में रहकर इंतजार किया है, तुमने एक पल में उसे बर्बाद कर दिया। अब मैं अपनी राजकुमारी को जीवित नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वह तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज से माहौल में एक अलग ही दहशत सी पैदा हो गई। तांत्रिक ने आदित्य और विकास की तरफ देखा और बोला, भले ही मैं अब राजकुमारी को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन शीतल को तो मार सकता हूं ना, ताकि वह फिर से जन्म ले और अगले जन्म में उसे मैं फिर से हासिल कर सकूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा, जिनकी वजह से आज राजकुमारी मेरी होती होती रह गई। तुम लोगों की वजह से मुझे उसके एक और जन्म लेने का इंतजार करना पड़ेगा। गुस्से में चिघाड़ हुआ तांत्रिक आदित्य और विकास के पीछे भागने लगा। आदित्य और विकास भी आगे भागने लगे। भागते भागते तांत्रिक कब उस लाल रंग के घेरे को पार कर गया, उसे पता ही नहीं चला। उसके लाल घेरे को पार करते ही वह घेरा गायब हो गया। मौका देखते हुए विक्रम पेड़ के पीछे से निकलकर शीतल के पास आया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह शीतल को होश में लाए, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। तभी उसे आदित्य की बात याद आ गई, जो मोना ने बताई थी कि जब उसने तांत्रिक को देखा था तो उसने भी एक अजीब सी गंध महसूस की थी। विक्रम ने आसपास उस गंध को खोजने की कोशिश की। तभी उसकी नजर शीतल पर पड़ी। उसके गले में एक माला थी और उसमें से ही वह गंध आ रही थी। विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे वह माला शीतल के गले से निकालकर जल रहे जादू टोने में फेंक दी। एकदम जोर जोर से हवाएं चलने लगीं। जानवरों के चिढ़ने की आवाजें जोर से आने लगीं। तभी शीतल का शरीर कांपने लगा और समय रहते ही विक्रम ने उसे संभाल लिया और गोद में भर लिया। तभी उसका ध्यान तांत्रिक की तरफ गया, जिसने एक हाथ से आदित्य और दूसरे हाथ से विकास की गर्दन दबोच रखी थी। उसको पकड़ अब ढीली हो चुकी थी और उसके शरीर से अंगारे निकलने लगे थे। उसने पलटकर विक्रम और शीतल की तरफ देखा। तब उसे समझ में आया कि क्या हुआ था। उसे बरसों की मेहनत, उसकी काली शक्तियों से बनी वह माला, जिससे किसी को वश में कर सकता था और अपना बना सकता था, वह जल रही थी। उसे अपने शरीर में और ज्यादा जलन महसूस होने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर आग की लपटों में समाने लगा। जलते जलते भी उसने शीतल की तरफ बढ़ने की कोशिश की ताकि उसे भी अपने साथ ले चले, लेकिन विकास ने पीछे से उसे पकड़कर गिरा दिया। ऐसा करने पर उसके हाथ बुरी तरह जल गए,
लेकिन गिरने के बाद तांत्रिक दोबारा उठ नहीं पाया और जलकर मर गया। उसकी राख धुआं बनकर हवा में ही कहीं गायब हो गई। शीतल ने विक्रम को गले लगा लिया। दोनों बस एक दूसरे की बाहों में ही खो जाना चाहते थे। विकास के खांसने पर दोनों को जैसे होश आया और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। विकास ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, शीतल, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम और विक्रम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। विक्रम ने विकास के हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी मेरी शीतल की रक्षा की। यह मेरा फर्ज था, विकास ने कहा, और विक्रम ने विकास को गले लगा लिया। इसके बाद विक्रम आदित्य की तरफ बढ़ा और बोला, आदित्य, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी शीतल तक नहीं पहुंच पाता, शायद उसे खो चुका होता। तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से करूं मैं नहीं जानता। बस इतना कहना चाहूंगा कि आज से तुम मेरे और शीतल के पर्सनल असिस्टेंट रहोगे। क्या तुम यह विनती स्वीकार करोगे? कहते हुए विक्रम ने आदित्य के आगे हाथ जोड़ दिए। उसके जुड़े हुए हाथों को पकड़ते हुए आदित्य ने कहा, सर, आपके और शीतल मैम के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर विकास सर मंजूरी दें तभी मैं आप लोगों को ज्वाइन कर पाऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य, तुम्हें विक्रम को सौंप देना मेरी तरफ से एक और प्रायश्चित हो जाएगा। विकास के कहने पर सभी हंसने लगे। अब क्या सारी रामलीला यही करनी है? तुम लोगों को इस भूतिया जगह से बाहर नहीं निकलना? क्या शीतल के कहने पर सबका ध्यान इस तरफ गया कि वह अभी भी तांत्रिक के जंगल में ही खड़े थे। वह सभी तस्वीर के रास्ते से वहां से बाहर निकले और पहले उन्होंने उस रास्ते को दीवार बनवाकर बंद करवाया। उसके बाद राजकुमारी की उस तस्वीर को भी जला दिया और अपनी शूटिंग पूरी करके वह लोग मुंबई रवाना हो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।